Good morning, students. Today we will start a new chapter. एक नए अध्याय की आज हम शुरुआत करेंगे और उस अध्याय का नाम है मूल निवासियों का प्रतिस्थापन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में एक नई तरह की क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति को नाम दिया था पुनर्जागरण का, जिसके अंदर बहुत सारी वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति आई। नए नए विश्वविद्यालय खोले गए, फलस्वरूप नई तकनीक जो है विश्व को मिली और इसका फायदा आने वाली सदियों में यूरोप को काफी ज्यादा हुआ। तो आज के इस अध्याय में हम वही पढ़ेंगे कि नई तकनीक आने से यूरोप के देश किस तरह से एक विकसित देश बन गए और उनके विकास का पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो पहला है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी किसी देश के वो निवासी होते हैं जो उस खास देश में सदियों से रह रहे हैं, जिनका हमें आने का पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो कब इस देश के अंदर आकर के बसे, जो हजारों सालों से इस देश में रह रहे हैं। तो ये थीम, ये जो नया चैप्टर है, ये हमें बताता है कि किस तरह से यूरोपीय प्रवासियों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वहां के मूल निवासियों को वहां से हटा दिया और खुद वहां पर शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। सूत्र जो है इसके बारे में हमें जो मिलते हैं, जिसके बेस पे हमने इस चैप्टर को क्रिएट किया है, इस अध्याय को बनाया है, उसमें से कुछ हमारे पास ओरल सोर्सेज है, यानी कि मौखिक हमारे पास इतिहास है, और कुछ जो है हमारे पास लिखित रूप में भी है, और कुछ काल्पनिक रचनाएं जो उस टाइम के राइटर्स ने की थी वो भी हमारे पास है। मटेरियल सोर्सेज यानी कि हमारे पास ऐसे चीजें भी हैं, वास्तव में भौतिक चीजें मौजूद हैं, जिनके बेस में हम कह सकते हैं कि उस टाइम किस प्रकार के लोग वहां पे रहते थे, और इस तरह से हमने इस अध्याय का इतिहास बनाने का प्रयास किया है। जो मटेरियल सोर्सेज है, जो देसी कला है, उसमें क्या आता है आपका गैलरी। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने जाकर के वहां पे गैलरी बनाई ऑस्ट्रेलिया में, और ये गैलरी जो थी वो आर्ट गैलरी थी, यानी कि उनकी जो प्राचीन कला थी उसको उसमें दर्शाया गया है। संग्रहालय बनाए गए, जो पुराने इतिहास से संबंधित जो इन देशों के थे वो जो है चीजों को संग्रहित करके वहां पर डिस्प्ले किया गया है, वहां पे प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम इन देशों के निवासियों के बारे में जान सकें। अब आगे आता है विस्थापन, कि इनका विस्थापन कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, कौन कौन से ऐसे देश थे जहां पर मूल निवासियों का विस्थापन कर दिया गया। तो 18वीं सदी में यूरोप और एशिया से आए अप्रवासियों ने मूल निवासियों के उनके क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया, और ये जो देश थे इनमें आता है दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इनमें जो है प्राचीन काल से कुछ लोग रहते थे। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े भूभाग को यूरोपियंस ने खाली करवा दिया और वहां पर खुद जो है वहां पे अपना शासन उन्होंने स्थापित कर लिया। यहाँ के मूल निवासी बड़ी संख्या में इन जगहों पे रहते थे, लेकिन आज वो बहुत ही कम संख्या में बच पाए हैं। उनके खत्म होने के कारण क्या थे, वो क्यों खत्म हो गए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनके ऊपर असर पड़ा, वो आज के हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद एक ऐसा विषय है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और अपने साम्राज्य का विस्तार दूसरे देशों की कीमत पे करना, इसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल ने 17वीं शताब्दी के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। हालांकि हमने पढ़ा था, वो अध्याय आपके सिलेबस में अब तो नहीं है, लेकिन कोलंबस जिसने सबसे पहले अमेरिका की डिस्कवरी की, अमेरिका की खोज की, उसके अंदर जो है ज्यादातर जो उसको सपोर्ट करने का जो काम था वो स्पेनिश लोगों ने किया। उसी तरह पुर्तगाल भी एक बड़ी उस टाइम नेवल पावर थी। इन्होंने भी अपने एक्सपेडिशन, अपने खोज के लिए बेड़े जो है अलग अलग दिशाओं में भेजे, ताकि नए नए महाद्वीपों का, नई नई दुनिया का जो है नए नए रास्तों का पता लगाया जा सके। और फलस्वरूप इनकी जो है तरक्की उस काल में बहुत ज्यादा हुई।
लेकिन धीरे धीरे आते आते ये देश कमजोर पड़ गए और कुछ यूरोप के अन्य देश जो पहले कमजोर थे वो इनसे आगे निकलना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को वहीं तक सीमित रखा जहां तक इन्होंने पहले विस्तार किया था, जब इन्होंने नए कॉन्टिनेंट्स की शुरुआत की थी, नए कॉन्टिनेंट्स को ढूंढने की शुरुआत की थी। अन्य देश जो इनसे आगे निकल गए उनमें है फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, क्योंकि इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया और इसका विस्तार जो इन्होंने अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में किया, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि में इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। इन्होंने अपना वहां शासन स्थापित किया। फलस्वरूप इन्होंने अपना जो नीति जो थी, अपनी जो पॉलिसी थी, अपने व्यापार के अनुकूल बनाने का कार्य इन्होंने किया। आयरलैंड भी इंग्लैंड का ही एक उपनिवेश था और वहां पर भी लाभ की संभावना से लोगों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। वो लोग भी बाहर जाकर के बसने शुरू हो गए। उपनिवेश जो इन्होंने बनाए, जो इन्होंने कॉलोनीज बनाई, उन पे जो इनका कंट्रोल था वो सब एक जैसा नहीं था, वो अलग अलग प्रकार का था। सबसे पहले कुछ कंपनियां व्यापारिक कंपनी बनकर के इन देशों में आई, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आई थी। लेकिन जब यहाँ की स्थिति को इन्होंने अध्ययन किया कि यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते हैं और भारत की स्थिति कोई ज्यादा मजबूत देश की स्थिति नहीं है, इन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और यहाँ पर धीरे धीरे अपना शासन स्थापित इन्होंने कर लिया। स्थानीय शासक जो थे यहाँ पर, जैसे मराठास, मुगल्स और नवाब ऑफ बंगाल, इन सभी को इन्होंने हराने का काम किया और उनकी जो टेरिटरी थी, उनका जो राज्य था, उस पर अपना इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया और राजाओं ने भी आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब ये बात पढ़ते हैं हम। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे हम। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो थे वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया से बिल्कुल कटा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये अमेरिका है और ये एशिया से अलग है। बीच में एक पूरा ओशन पड़ता है, महासागर पड़ता है, और इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। तो इस सागर को इन्होंने कैसे पार किया जो इतनी गहरा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। तो यहाँ के लोग, ये है एशिया और ये है अमेरिका। कहते हैं एशिया के लोग ही अमेरिका में जाकर के बसे थे। तो किस प्रकार से यहाँ के लोग अमेरिका में चले गए, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि इतने गहरे सागर को, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो इतने गहरे सागर को पार करना, उस समय जब कोई तकनीक नहीं थी हमारे पास, कोई बड़े जहाज हमारे पास नहीं होते थे, असंभव कार्य था। तो ये किस तरह से जो है अमेरिका में पहुंचे, ये एक बड़ी कहानी है। तो हम देखते हैं कि ये इंडिया से, चीन से, इन देशों से लोग जो है ऊपर की तरफ गए और ये जो इलाका है ये रूस का साइबेरिया का इलाका है, जो बहुत ही ठंडा रहता है। सर्दियों में तापमान यहाँ -50 डिग्री से नीचे भी चला जाता है और पूरा इलाका ये बर्फ से जम जाता है। तो ये जितने भी लोग हैं जो अमेरिका में आज रह रहे हैं, ये यहाँ से विस्थापित होकर ऊपर की साइड गए। यहाँ से अमेरिका और एशिया का जो दूरी है, इनका जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंड मास के बीच में पड़ती है और जिसकी गहराई काफी कम थी। तो यहाँ से, और सर्दियों में ये इलाका बर्फ से जम जाता है, तो ये इजीली जो है इन देशों से, एशिया से अमेरिका की तरफ विस्थापित हो गए। पहले ये अलास्का के क्षेत्र में गए, ये क्षेत्र अलास्का का है। फिर कनाडा में आए और वहां से फिर अमेरिका में, यानी यूएस के अंदर चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, और वहां से फिर ये कैरिबियन आइलैंड्स होते हुए दक्षिण अमेरिका में जाकर के विस्थापित हो गए। मूल रूप से ये लोग जो है 30,000 साल पहले यहाँ पर विस्थापित हुए थे और यहाँ पर ये नदियों के किनारों पे रहते थे, क्योंकि जो भी सभ्यता हमने देखा विश्व इतिहास में जो विकसित होती है वो अक्सर नदियों के किनारे पर ही विकसित होती है। और नदियों के किनारे पे विकसित क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, खाने के लिए मछली मिल जाती है, यहाँ पर पेड़ भी हरे भरे होते हैं जिनके नीचे आराम से रह सकते हैं। नदी के किनारे अन्य जानवर भी पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनका भी शिकार आसानी से किया जा सकता है। नदी के जल से ये सिंचाई करके खेती करने का कार्य भी कर सकते हैं, इसीलिए
नदी घाटी इनके लिए सबसे अनुकूल जगह थी, जहां पर जाकर के ये बस गए। धीरे धीरे इन्होंने अपने गठबंधन बनाए, अलग अलग ट्राइब्स के जो अलग अलग जनजातियों के गठबंधन बन गए और आपस में ये मिलजुल करके रहते थे। कहीं भी हमें इतिहास में नहीं दर्ज होता कि इनकी आपस में कभी लड़ाइयां भी होती थी, और किसी चीज के ऊपर ये मालिकाना अधिकार घोषित नहीं करते थे, क्योंकि कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था और इनकी संख्या काफी कम थी। संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई झगड़ा भी नहीं होता था और किसी भी संसाधन पे ये अपना व्यक्तिगत अधिकार स्थापित करने का कार्य नहीं करते थे। जो भी चीजें इनको चाहिए होती थी वो ये उपहार स्वरूप दूसरी जनजाति को दे देते थे और दूसरी जनजाति से उपहार स्वरूप वो चीजें इनको भी मिल जाती थी। यहाँ पे बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, लेकिन इनको लिखा नहीं जाता था। इनकी लिपि विकसित यहाँ पर नहीं की गई थी।